Hello and welcome to Vega Plus Academy YouTube channel. So in this video, we are going to discuss NCERT exercise question of magnetic effect of electric current. So it is an important chapter of class 10 physics. So in this video, we have covered up to question number 9 and from question number 10, you will get from next video. One more videos has been made regarding this chapter which is of MCQs. So you can get it from I button. So moving to our slide. So question number 1 we have, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Options are, the field consists of a straight line perpendicular to the wire, the field consists of a straight line parallel to the wire, the field consists of radial lines originating from the wire, the field consists of a concentric circle centered on the wire. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, ये हमारा क्या है स्ट्रेट वायर है ना, इस तरह से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं ना। एक वायर है हमारे पास, क्या वायर का नाम है हम ले रहे हैं यहाँ एक्स वाई वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसमें ये हमारा क्या है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बेसिकली यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करता है, जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, जिसमें वायर एज अ सेंटर खुद ब खुद एक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर्ड ऑन द वायर, सेंटर्ड ऑन द वायर मतलब जो वायर है आपका एज अ सेंटर क्या करेगा, एक्ट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो आपको ये दिख रहा है कंसेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, बन रहा है, इस तरह से बनते जा रहा है, जिसका सेंटर क्या है खुद ब खुद क्या है, खुद ब खुद वायर एज अ सेंटर एक्ट कर रहा है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 we have the phenomena of electromagnetic induction is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम शॉर्ट में EMI बोलते हैं, इसका बेसिकली आपको डेफिनेशन पूछा जा रहा है। ये है क्या? ऑप्शन है आपका द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, producing induced current in a coil due to relative motion between the magnet and the coil, the process of rotating a coil of an electric motor. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा एक तरह से पहले तो वोल्टेज इंड्यूस होता है इन टर्म्स, देन हमारा करंट इंड्यूस होता है। तो ये फेनोमेना है जिसमें हमें इंड्यूस करंट देखने को मिलता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। यहाँ पर मैग्नेट और द कॉइल के बीच में ये देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉइल है, इस तरह से हमारा क्या है कॉइल है। तो कॉइल में हमारा क्या होता है, इस तरह से कॉइल हमारा लपेटा गया है इसके ऊपर। तो कॉइल में हमारा क्या होता है, मैग्नेट और कॉइल के बीच में हमारा रिलेटिव मोशन होता है। या तो आप कॉइल को स्टेशनरी रख लीजिए और मैग्नेट को इसके तरफ लाइए। सिमिलरली आप देखिए मैग्नेट को इधर ले आ जा रहा है, वापस से हटाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपका फिनोमेना है इसमें क्या होता है, पहले वोल्टेज इंड्यूस होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपको रिलेटिव मोशन करने के कारण एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी होना चाहिए। तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारा करंट का इंडक्शन होता है। तो करंट जब भी इंड्यूस होता है हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, सेंसिटिव करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये हमारा क्या एक तरह से देख सकते हैं, जब मैग्नेट आपके कॉइल की तरफ आ रहा है तो डिफ्लेक्शन इस साइड में है गैल्वेनोमीटर में। जैसे ही यहाँ पर हम मैग्नेट का जो मोशन है टुवर्ड्स द मैग्नेट के जगह जस्ट आउटसाइड द कॉइल हम कर रहे हैं, टुवर्ड्स द कॉइल के जगह हम जस्ट आउटसाइड द कॉइल कर रहे हैं, तो हमारा डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब डिफ्लेक्शन तभी होगा जब यहाँ पर माइन्यूट करंट होगा या सेंसिटिव करंट होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि पहले आपको करंट इंड्यूस नहीं होता है, पहले एक ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमारा करंट क्या हो जाता है, इन टर्म्स इंड्यूस होता है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा डिवाइस जो आपको करंट को प्रोड्यूस करता है उसका नाम क्या होगा। ऑप्शंस आर जनरेटर, वोल्टमीटर, अमीटर, मोटर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जनरेटर। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा राइट ऑप्शन जनरेटर। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, जनरेटर यहाँ पर है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। अब ये हमारा वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट हमारा अमीटर, अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। नेक्स्ट हमारा मोटर, ये क्या है,
इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन गैल्वेनोमीटर आपका क्या करता है, गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव करंट को मेजर करता है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 4, the essential difference between an AC generator and a DC generator is that options are AC generator has electromagnet while a DC generator has a permanent magnet. AC generator has slip rings while DC generator has a commutator. DC generator will generate high voltage, AC generator will generate high voltage. तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, AC generator has slip rings while DC generator has a commutator. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि जो डिफरेंस है आपका एसी और डीसी जनरेटर में क्या है। तो ऑप्शन पहला को हम रीचेक करेंगे तो एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल डीसी जनरेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट। जरूरी नहीं है, एक डीसी जनरेटर में भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परमानेंट मैग्नेट का यूज करिए। और यहाँ पर सेम टू सेम वाइस वर्सा के कारण आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि एसी जनरेटर में आपको जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करिए, आप परमानेंट मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस कारण से गलत हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर सी है, डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज। ये भी जरूरी नहीं है, डीसी जनरेटर लो वोल्टेज भी जनरेट कर सकता है। सिमिलरली एसी जनरेटर भी आपका हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, ऐसा भी नहीं है, वो भी लो वोल्टेज भी जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली एसेंशियल डिफरेंस ये है कि जो आपका एसी जनरेटर है या डीसी जनरेटर है, उसमें जो आपका आर्मेचर में हमारा क्या होता है, आर्मेचर में हमारा जो कॉइल होता है उससे जो हमारा एक तरह से करंट इंड्यूस होता है वो हमारा एसी करंट होता है। अब डीसी जनरेटर के केस में हमारा वो एसी करंट को कम्यूटेटर एसी टू डीसी कर देता है, कन्वर्ट एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एसी जनरेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लिप रिंग यूज करते हैं, क्योंकि स्लिप रिंग हमारा यहाँ पर एक्ट करता है। और ये डीसी जनरेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं, कम्यूटेटर को कम्यूटेटर को यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, कम्यूटेटर हमारा डायरेक्शन को रिवर्स करता है। कम्यूटेटर का क्या काम है, कम्यूटेटर का काम है डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करता है, ये रिवर्स करता है, इसीलिए इसको कम्यूटेटर नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम कम्यूटेटर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग्स का यूज करते हैं। और एसी जनरेटर के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्लिप रिंग का यूज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, दो रिंग है, ये हमारा डीसी जनरेटर नहीं है, एसी जनरेटर का है, जिसमें ये क्या हमारा स्लिप रिंग्स है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 5, at the time of short circuit the current in the circuit, options are reduces substantially, does not change, increases heavily, vary continuously. So here our right option is increases heavily, ठीक है। तो आपका करंट क्या हो जाता है, हेवली इंक्रीज कर जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर से टच कर जाता है, एक दूसरे से टच कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्क्स होगा, एक तरह से चिंगारी पैदा होगा, ठीक है। स्पार्क्स जो होगा आपको इसी को बोलेंगे, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब भी टच कर जाएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। और जब भी शॉर्ट सर्किट होता है हमारा करंट क्या हो जाता है, बहुत लार्ज इंक्रीज करता है, हेवली इंक्रीज कर जाता है, कहते हैं कि इनफाइनाइटली लार्ज रहता है, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। तो ये डायग्राम है आपका, इसमें देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी को हम क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो इस कारण से यहाँ पर करंट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट हमारा बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली ये भी डायग्राम उसी चीज के लिए है। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो इन सब स्टेटमेंट में हमको बस जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो देखते हैं हमारा, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पहला आपका है ऑप्शन कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि बिल्कुल क्या है आपका गलत है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना, यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ना कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी में देखिए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को EMI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है आपका EMI पर काम करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया ट्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली स्लाइड में, तो आप उसको देख सकते हैं पीछे जाकर। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस।
तो ऑप्शन नंबर सी में आपको बोल रहा है कि जो आपका सर्कुलर लूप होता है, जो आप देख सकते हैं क्या आपका सर्कुलर लूप है, अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली यहाँ पर फील्ड का बात कर रहा है, वो भी फील्ड कहाँ पर आपका सेंटर में। तो सेंटर में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये क्या आपका, आप देख सकते हैं ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये करंट का डायरेक्शन ये है हमारा, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। बहुत सारा यहाँ मान लीजिए कॉइल है, बहुत सारा कॉइल इस तरह से एक दूसरे पर वोल्ड किया गया है, रखा गया है। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो होता है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर में, वो कैसा होता है, वो अपीयर करता है एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसलिए अपीयर करता है, वो किसी ह्यूज सर्किल का क्या होता है, वो किसी ह्यूज सर्किल का एक पार्ट होता है। तो किसी ह्यूज सर्किल का पार्ट होने के कारण वो अपीयर करता है एज अ स्ट्रेट लाइन। वाकई में होता नहीं है, लेकिन वो सीम्स करता है, दिखता है ऐसा कि वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, अगेन हमारा ये ट्रू हो गया, ये सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन बी को पढ़ते हैं। अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो यहाँ बोल रहा है कि जो वायर है आप यूज करते हैं जिसका इंसुलेशन आपका ग्रीन होता है, वो लाइव वायर होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई का। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जो आपका लाइव वायर है उस वायर का कलर क्या होता है, आपका रेड होता है। और जो आपका अर्थ वायर होता है, अर्थ या ग्राउंड आप बोल सकते हैं, ग्राउंड वायर या अर्थिंग वायर होता है, उसका कलर क्या होता है, आपका ग्रीन होता है। अर्थ वायर का कलर ग्रीन होता है, ना कि आपका लाइव वायर का। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव लीस्ट टू मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि दो ऐसा मेथड बताइए जिससे कि आप मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शंस आर, जो ऑप्शंस आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, जो आपका दो मेथड है उसको रेड आउट करते हैं। बाय यूजिंग परमानेंट मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला केस है आपका, अगर आप परमानेंट मैग्नेट यूज करिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज किए। परमानेंट मैग्नेट हम क्या यूज किए हैं, बार मैग्नेट का यूज किए हैं। अब हम बार मैग्नेट का यूज कर कर हम क्या किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे हैं। एक तरह से परमानेंट मैग्नेट का यूज कर कर आप, या बार मैग्नेट का यूज कर कर आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा केस है कि अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करिएगा तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका सोलोनाइड होता है। सोलोनाइड क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंसुलेटेड वायर होता है जो कि कॉइल के फॉर्म में इस तरह से आपको अपीयर करा जा रहा है। ठीक है ना, अपीयर आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इसीलिए क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के कारण क्या हो जाता है, इसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। जैसे कि आप पहले भी पढ़े हैं कि जब भी आपका करंट फ्लो होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब आप पढ़ रहे हैं शुरू से, तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आप ऑलरेडी पढ़े हैं। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में सोलेनोइड को ले सकते हैं। Moving to our question number 8. So question number 8 we have, how does a solenoid behave like a magnet? तो इसमें आपका क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट आपको पूछ रहा है कि एक सोलोनाइड मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट है, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलोनाइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसका, करंट कैरिंग सोलोनाइड का, अगर आपको बार मैग्नेट का हेल्प कर कर आपको निकालना हो तो। यानी आपको बार मैग्नेट का यूज कर कर आपको नॉर्थ पोल या साउथ पोल आप निकाल सकते हैं सोलोनाइड का। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्या है कि सोलोनाइड बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलोनाइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। तो ये आपको कहना चाह रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपका एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं ना, नॉर्थ से निकलता है और साउथ को मर्ज करता है। ये मर्ज करता है नॉर्थ से और साउथ को क्या करता है, मर्ज करता है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है एक बार मैग्नेट का और एक सोलोनाइड का, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, सोलोनाइड है। एक सोलोनाइड का जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड और एक बार मैग्नेट का वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक सोलोनाइड जो है हमारा वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ड्यू टू दिस सिमिलरिटीज। नेक्स्ट हमारा है, कैन यू डिटरमाइन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल वाला पार्ट है। तो यस वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलोनाइड बाय ब्रिंगिंग बार मैग्नेट नियर इट। यानी कि
अगर हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि नॉर्थ पोल और द साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलोनाइड को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम इस बार मैग्नेट को उठाएंगे ऐसे और इस तरह से इसके सोलोनाइड के पास ले जाएंगे, बैटरी के पास ले जाएंगे, या इस तरह से इधर टर्मिनल के पास ले जाएंगे। तो हम जब इस सोलोनाइड को इस तरह से बैटरी के पास ले जाएंगे तो हमारा बैटरी से यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसके फेस साइड में अगर हम नॉर्थ को प्लेस करेंगे, इस तरफ हम साउथ को प्लेस करेंगे, तो हमारा जो होता है ये क्या होगा, हमारा जो बार मैग्नेट है वो एक रिपल्सन फेस करेगा। ये क्या फेस करेगा, रिपल्सन फेस करेगा। जैसे ही ये रिपल्सन फेस करेगा, इसका मतलब ये हो गया जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी है वो एज ए नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है और जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी है वो एज ए साउथ पोल बिहेव कर रहा है। यानी ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा सोलोनाइड का, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी सोलोनाइड का जो हमारा होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा होगा विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट is brought closer to the negative terminal of the battery, the solenoid repels. आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ले जाइएगा, आप या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का सोलोनाइड के इस तरफ ले जाइएगा, तो ये क्या करेगा, एक तरह से आपको रिपेल करेगा। अब ये रिपल्सन तभी हो सकता है जब आपका लाइक पोल्स है, ठीक है ना, क्योंकि अनलाइक पोल्स में तो अट्रैक्शन होता है, तो अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होगा तो लाइक पोल्स में रिपल्सन होगा। इसका मतलब जो आपका ये नॉर्थ पोल है, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपका क्या बना है, नॉर्थ पोल बना है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेट और इसके बीच में आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन फेस करने को मिल रहा है। तो रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब लाइक पोल डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 9. So question number 9 we have, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब आपका फोर्स जो होगा आपका कब लार्जेस्ट होगा, जब आप फोर्स निकालना चाहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, जब उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दीजिएगा। जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, इसमें हमारा इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, जैसे हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं, तो हमारा क्या है, इस तरह से अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर वहां पर हम क्या कर देंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो जो उसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो जो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, वो आपका लार्जेस्ट कब होगा, तो वो आपका लार्जेस्ट तब होगा जब B एंड I, ठीक है ना, जब B एंड I और इसका लेंथ जो होता है कंडक्टर का लेंथ, ये क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, ठीक है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर जब होगा, तभी जाकर आपको फोर्स क्या होगा, देखने को मैक्सिमम मिलेगा। ऑलरेडी आप लोरेंट्ज फोर्स जानते हैं, इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है। तो मैक्सिमम साइन थीटा तब होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर थीटा 90 होगा तो आपका मैक्सिमम फोर्स क्या हो जाएगा, BIL के बराबर हो जाएगा, जो आपका लोरेंट्ज फोर्स है। तो इस लोरेंट्ज फोर्स को आप समझने के लिए यूज कर सकते हैं कि जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, वो लार्जेस्ट तब हो पाएगा व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपका डायरेक्शन ऑफ करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा, ये आपका करंट है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए, ये मान लीजिए अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो ये आपका करंट होगा। तो जब आपका दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एक तरह से, तभी जाकर आपका क्या हो जाएगा, तभी आपका फोर्स जो है आपका, तभी इस केस में आपका फोर्स जो है आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी देखने को मिलेगा। ये हमारा कंडक्टर है जिसमें करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो हमारा ये क्या है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं हमारा जेड एक्सिस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई कहला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा लेंथ किस में है, लेंथ हमारा अलग है, एक्सिस में है फिर से। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होगा आपका करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तभी आपका क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए हैं और फर्दर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें वेगा प्लस एकेडमी के साथ। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।